हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था। वास्तविक संख्याएं क्या होती है। जितनी भी दुनिया भर में आपको जो संख्याएं देखने को मिलती है, जिनमें आप देखते हो परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर भी देखते हो, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या, ये सब किसके अंदर आती है बेटा? वास्तविक संख्याओं में आती है। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में चैप्टर नंबर 1 है आपकी क्लास 10th का। मैंने इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो सभी जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है। तो आपने इन वास्तविक संख्याएं मैंने आपको बताई, फिर बताया मैंने आपको रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती है? परिमेय संख्याएं बताई। परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और उसका जो q जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। p व q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। दूसरी बात इसके बारे में, जिनका भी स्क्वायर रूट बाहर निकल के आ जाता है, यानी जिन जिन भी संख्याओं को आप टोपी से बाहर निकाल सकते हो, वो भी किस में आती है बेटा? परिमेय संख्याओं में आती है। फिर परिमेय संख्याओं के बाद में मैंने बताया था आपको अपरिमेय संख्या, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो किस में आएगी? अपरिमेय संख्याओं में आती है। फिर अपरिमेय संख्या जिनका स्क्वायर रूट बाहर नहीं निकलता है, बाहर नहीं निकलता, वो किस में आती है? वह अपरिमेय संख्या में। और जिनका स्क्वायर रूट बाहर निकल के आ जाता है, वो परिमेय संख्या में चली जाती है। जीरो एक परिमेय संख्या है और पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने यहाँ तक आपके साथ डिस्कस कर लिया था। भाज्य के बारे में बताया था मैंने। भाज्य कंपोजिट नंबर क्या होती है? वे संख्याएं जिनके जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वो तो होती है आपकी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर भाज्य होती है जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड, यानी कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। किसमें? भाज्य के लिए, कंपोजिट नंबर के लिए। अभाज्य में केवल 2 गुणनखंड, और भाज्य में, कंपोजिट में जिनके क्या हो? कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, वो किस में आती है? भाज्य। दो बताया था मैंने। संख्या जो दो होती है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर होती है। और एक जो संख्या होती है, ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। तो यहाँ तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। इसी के साथ मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का अपन प्रसार चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको x बराबर p/q होता है, तो q का क्या करेंगे? जो नीचे वाली संख्या रहेंगी उनका अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इस प्राइम फैक्टर में अपन देखते थे, अगर ये 2n इंटू 5m इस फॉर्म में आ जाता है, तो अपन क्या बोलते थे? इसका प्रसार कैसा होगा बेटा? शांत होगा। ये मिल जाता है। और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो अपन क्या करते थे? इसका प्रसार कैसा होगा बेटा? अशांत होगा। तो यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आ गई थी। चलो अपन आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों को। तो आप निकाल लीजिए अपनी बुक, उसमें देखो देखिए आप एक और एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे देखो ये दे रखा है आपको 35/50। इसका प्रसार चेक करना है आप। ये एक तो है ये, और एक और देख लो आप 23/2 इंटू 5/2। ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। इसका आपको प्रसार बताना है कि भाई इसका प्रसार कैसा होगा। तो मैं इनको ऊपर लिख लेता हूँ। पहला है 35/50 और एक है आपका 23/2 ये देखिए, ठीक है भाई। तो इनका प्रसार बताना है कैसे। तो प्रसार शांत है कि अशांत है बेटा? मैंने आपके लिए बताया था शांत अशांत कैसे चेक करते। सबसे पहले अपन इसको p/q मान लेते थे। p/q मानते ही नीचे वाले का क्या करते थे बेटा? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड निकालते थे।
पर उनको 2 की पावर 3 5 की पावर के रूप में व्यक्त कर देते थे अपन कि भाई अगर 2 की पावर m और इंटू 3 5 की पावर n की फॉर्म में मिल जाता है तो अपन बोलते थे इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, और अगर नहीं मिलता है तो अशांत होता है। तो देखो पहला वाला प्रश्न देखो 35/50, तो क्या करेंगे, इसको आप मान लो P/Q, ठीक है, P/Q के रूप में मान लिया। अब Q बराबर 50 के अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि क्या करेंगे बेटा, नीचे वाली जो संख्या होगी उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्टर ऑफ Q इक्वल टू 50, ठीक है। तो देखो 50 के प्राइम फैक्टर, सबसे पहले 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। फिर अब 5 का जाएगा इसमें 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो 2 की पावर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 की पावर 1 बार, लेकिन 5 कितनी बार आ रहा है, 5 की पावर 2 बार। तो क्या होगा इसकी 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो यह किसकी तरह है, जो जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है, रूप है ना भाई, इसकी तरह है ना, इसकी फॉर्म में आ गया ये, ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है। ऐसा मिल जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, शांत, शांत आवृत्ति। कैसा है बेटा, शांत आवृत्ति, ठीक है भाई। ऐसे बताना है आपको, ऐसे बता सकते हैं। ऐसे ये दूसरा वाला देखो आप, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो ये क्या है आपका P/Q। तो देखो Q बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये किस रूप का है, जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, रूप का है। अतः क्या होगा इसका, देखो ये पहले से प्राइम फैक्टर किए हुए हैं आपके लिए, तो ये ऐसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके जैसा मिल रहा है ना। तो अतः क्या बोल रहे हैं, अतः दशमलव प्रसार, दशमलव दशमलव प्रसार शांत होगा, होगा नहीं होगा बेटा, शांत होगा। तो ये आप, ये बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है भाई। यहाँ तो यानी नीचे वाले के, नीचे जो संख्या इसको P/Q मानना है आपको, फिर नीचे वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टर। अगर ये प्राइम फैक्टर 2 की पावर m, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में दिख जाता है तो अपन क्या बोलते थे, ये प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यानी डेसिमल एक्सपोनेंशियल कैसा होगा आपका, शांत होगा, ठीक है, टर्मिनेट। फिर देखो, और अगर ये 2 की, इसमें देखो ये पहले से ही फैक्टर किए हुए दिया आपके लिए, तो ये इसकी तरह दिख रहा है ना, तो इसका भी प्रसार कैसा होगा बेटा, शांत होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी ये, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप, अब आप इसमें क्या है, आपके कुछ सिलेबस नया है ना, तो कुछ एक्सरसाइज हटा दी गई है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब देखिए आप, पहला प्रश्न 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन, देखो देखो इसमें पहला प्रश्न है आपका 140, दूसरा प्रश्न है आपका
156। फिर अगला ले लो एक 74 29, थर्ड वाला 74 29 ले लो। ठीक है भाई, या फिर ये वाला ले लो 5005। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है। इनको क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कैसे करोगे, अभाज्य गुणनफल मतलब इसके फैक्टर करने, गुणनखंड करने, और उनकी जो आएंगे ना उनको गुणनफल के रूप में आपको लिखने हैं उन फैक्टर को। देखिए पहला देखो, पहला वाला 140, देखो सोल्व कैसे करेंगे इसको। 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 140। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर कर लो आप। सबसे पहले इधर निकालो 140 के अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे बेटा, सबसे छोटी संख्या का भाग लगाओ 2 का। तो 2 का गया 14 में, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, फिर 0, फिर 2 का लगाओ, 7 में गया 3 बार, 3 2 जा 6, 1 बचा, 10 में 5 बार। फिर अब किसका जाएगा, 3 का, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा कितनी बार, 7 बार। फिर 7 का गया 1 बार। तो ये जो जो संख्या है उनको लिख लो आप। तो क्या है आपका, 2 की पावर कितनी बेटा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है 1 इंटू 7 की पावर कितनी है 1 बार। 1 बार आ रहा है ना, ये 2 बार, ये भी 1। तो ये क्या करते हैं आपने, 140 के अभाज्य गुणनखंड जो थे उन ये गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में आपने व्यक्त कर दिया। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है, आप कर सकते हो इसको आसानी से। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला वाला, देखो 156 वाला, सेकंड 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 156। देखो प्राइम फैक्टर कर लो इसके भी, ये रहा आपका 156, इसके निकालो। 2 का गया, सबसे पहले 15 में लगाओ, 7 दूनी 14, कितने बचे 15 है ना, तो 1 16 हो गए। तो 16 में 2 का कितनी बार, 8 बार। फिर 2 का लगाओ, पहले 7 में लगाओ, 3 दूनी 6, 3 बार गए, 1 बचे 18, 9 दूनी 18। फिर 3 का लगाओ, 2 का नहीं जाएगा इसमें, 3 का लगाना पड़ेगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 का लगाओ 1 बार। तो क्या क्या है आपके पास, 2 की पावर कितनी हो गई 2, 3 की पावर कितनी हुई 1, और 13 की पावर कितनी हुई 1। तो ये क्या हुआ, आपने अभाज्य गुणनखंड किया और उनके गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इसको बोलते हैं गुणनफल। ये गुणनखंड है, फैक्टर है, और उनको किसके रूप में लिख दिया आपने, प्रोडक्ट के रूप में, गुणनफल के रूप में। ठीक है, ऐसे लिखना है आप। ऐसे देखो फोर्थ वाला 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 5005। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 5005 के सबसे, तो इसमें देखो पीछे प्राइम फैक्टर आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है, तो प्राइम नंबर यानी कि इसमें क्या है, सम संख्या का भाग तो नहीं जाने वाला, यानी कि विषम संख्या का ही जाएगा। तो 1 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा कि इसमें 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 1 बार गया, फिर 00, फिर 5 में 1 बार। ठीक है भाई, गया। अब लगाओ किसका जाएगा, 5 का लगाओ इसमें, 3 का जा रहा है कि इसमें 1 बार गया, 2 6 2 6 2 ये जाएगा। 5 का लगा दिया, 5 का जा रहा है इसमें 5 बार। ठीक है, 5 बार गया, फिर 5, फिर कितना बचे 0, फिर 1 नहीं जाएगा इसमें 5 का,
तो बताओ कौन सी संख्या का जाएगा इसमें? 1001 में किसका जाएगा भाई? उसी संख्या का जाएगा, 1001 का ही जाएगा इसमें, है ना भाई? बताओ और किसका जा रहा है इसमें? करो, सोल्व करो इसको भाई। 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का जा रहा है क्या? 3 बचे, 3 7 चौक 28 2। हाँ भाई, इसमें 7 का जा रहा है। किसका जाएगा? 7 का। तो लगाओ 7 10 में लगाओ पहले, 7 1 जा 7 1 बार, कितने बचे? 3 जीरो हो गए। फिर 7 का जाएगा, 7 चौक 28, फिर कितने बचे बेटा? 2 21 हो गए। फिर 7 3 21, ऐसे चला जाएगा। इसमें 7 का चला गया। फिर लगाओ अब 143 में किसका जाएगा? 143 में किसका जाएगा भाई? देखो भाई, 2 का नहीं जा रहा, 3 का 12 2 23 नहीं जाएगा, 4 का 12 नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का 6 दूनी 12 2, 7 का नहीं जाएगा, 8 का 9 का 9 का भी नहीं जा रहा इसमें, 9 का नहीं जा रहा भाई। बचे कितने फिर? 5 जाएगा, 9 10 11 11 एकम, हाँ 11 का जाएगा बेटा इसमें। 11 का लगा, 11 एकम 11, फिर बचे कितने? 3 33, फिर 11 का 33 में कितनी बार? 3 बार। तो इस प्रकार ये भाग जाएगा। ठीक है भाई। अब 13 का गया इसमें 1 बार। तो इस प्रकार ये भाग लगाना है। तो क्या हुआ देखो, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 13 की पावर 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड को कैसे लिख दिया आपने? गुणनफल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। तो ये आसानी से कर सकते हो ना आप? ठीक है, नोट कर लीजिए और आगे बढ़ेंगे हम। ठीक, अगला है क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ के बारे में बताया था मैंने आपको। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ सबसे बड़ी कॉमन संख्या। एलसीएम क्या होता है? छोटी गुणन संख्या। ठीक है, ये जांच करना है और गुणनफल के रूप में भी लिखना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसका पहला वाला 26 और 91, और एक दूसरा थर्ड वाला 336 और 54। देखो प्रश्न है, सबसे पहले इनका क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर आपको दर्शाना है, जांच भी करनी है। क्या जांच करनी है? दो संख्याओं का गुणन, यानी आपको जांच करनी है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है ए क्रॉस बी। ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, लिखवाया था ना भाई? हाँ, देखो इधर ये दो संख्याएं दे रखी है आपको। सबसे पहले इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने, फिर एचसीएफ जो एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा, तो उनको गुणा करके इस प्रकार बताना है, जांच करनी क्या इधर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल और इधर दोनों संख्याएं, ए कौन है? ये वाली संख्या, और बी कौन है? ये वाली संख्या, ये आपस में बराबर होती है, ऐसा आपको बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो पहला प्रश्न 26 और 91, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 26। तो देखो क्या होंगे, 26 का निकालो, 2 का गया 13 बार, फिर 13 का गया 1 बार,
तो क्या है बेटा 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर भी 1 आ गया। ऐसे इसका निकालो 91 के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 91 गुणनखंड। देखो क्या हो जाएगा बेटा 91 का निकाल लो, ये 91। देखो 3 का गैप किसका जाएगा इसमें, 3 का नहीं जाएगा इसमें, 13 का लगाओ, 13 का लगाओ, 7 का लगाओ, 7 का लगाया अपन ने इसमें, 7 का 1 बार गया, फिर कितने बचे 2, 21 में 3 बार, फिर 13 का गया 1 बार। तो देखो 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 हो गया। अब देखो एचसीएफ निकालो, क्या पूछा था आपसे एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है। अब बेटा एचसीएफ कैसे निकालना है आपको, एचसीएफ होता है, मैंने लिखा था आपको, इन नहीं बोलते इसको, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, यानी कि अधिकतम यानी सबसे बड़ी कॉमन संख्या, इसमें जो कॉमन आ रही है ना सबसे बड़ी वो लेनी है आपको। तो देखो इसमें 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या कौन सी आ रही है आपकी, ये वाली आ रही है, ठीक है। और वो भी 13 की पावर 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, 13 की पावर 1 मिल रहा है ना दोनों जगह, तो ये हो जाएगी 13 की पावर 1 यानी 13 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे एलसीएम निकालो। अब एलसीएम में क्या होता है बेटा, एलसीएम में आपको ये जो कॉमन संख्या आती है ना, ये कॉमन संख्या तो लेनी है एक बार, ये एक बार इन एचसीएफ तो लेना है आपको, ये वाली आ जाएगी इनटू, और जो बच गई ना जितनी भी संख्या है वो भी क्या करनी है आपको एलसीएम में लेनी है। तो 2 की पावर 1 भी आ जाएगा इंटू 7 की पावर 1 भी आ जाएगा। तो देखो 13 इंटू 2 इंटू 7, तो गुणा करो, 13 2 जा 26, 26 को किससे करेंगे 7 से, 7 6 42, 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, कितने आ गए बेटा 182, ये हो गए 182, क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। अब देखो ये तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया आपने, फिर आगे क्या बोला था आपसे कि जांच करो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए क्रॉस बी है क्या, तो जांच कर दो। जांच क्या है, ये वाला फॉर्मूला दे रखा है आपको, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होगा ए क्रॉस बी। एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ 13 है, इंटू एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम 182 है, फिर इक्वल टू ए क्या है, ए होती है आपकी पहली संख्या 26, इंटू बी क्या होती है आपकी दूसरी संख्या। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या सेम आ रहे हैं क्या ये, देखो इनको गुणा करो, 182 को 13 से गुणा करो भाई, इधर भी गुणा करो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 62, 26 6 आ गया, कैरी 2, और 7 13 91, और 8 13 के 91, और 13 कितने हुए 104, ठीक है भाई 104 देखो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, कितने 13 8 104, 104 में दोनों जोड़ेंगे तो 106, 106 के 6 और कैरी 10, फिर 13 एकम 13, 13 और 10 23, तो 2300, इधर की तरफ कितने हैं भाई 2366 बराबर। ऐसे ही 26 को 91 से गुणा करो भाई, 91 को 26 से, देखो 6 एकम 6, 9 6 54, फिर देखो 2 एकम 2, फिर 9 दूनी 18, जोड़ लो इनको 6 8 और 5 13 के 3 हासिल 1 2 23, तो देखो दोनों बराबर आए नहीं आए, आ गए भाई, यानी कि ये क्या हो गया तुम्हारी जांच होगी LHS बराबर क्या हो गया बेटा RHS, ये हो गई प्रूफ हो गई, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, इस प्रकार करने, यानी दो संख्या देंगे आपको, उनका क्या करना है एक अभाज्य गुणनखंड कर लो, फिर इसका भी कर लिया। अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम पूछा है, तो एचसीएफ क्या होता है बेटा, जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या होती है,
तो कॉमन वाली ये आ रही है 13 की पावर है, दोनों जगह मिलनी चाहिए ये, तो ये हो गई। फिर एलसीएम देखो, यानी ये वाली जो एचसीएफ होगा आपका वो तो लेना ही है, और बाकी बची हुई संख्या भी लेनी, इन सबका गुणनफल करके 182 आ गया इसे। फिर जांच करनी थी आपको, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए क्रॉस बी। एचसीएफ है, एलसीएम है, और ए क्या होती है पहली संख्या, और बी क्या होती है डियर स्टूडेंट दूसरी संख्या। कर दिया अपन ने, ये आंसर आ गया, बिल्कुल इजी है। आपको ये देख लो दोनों बराबर आए, ठीक है, नोट कर लीजिए आप और आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप हल करके लाना है, होमवर्क है आपके लिए। और बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही करना है इसको भी, ठीक है भाई। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब पहले 2 थे, अब 3 दे दिए इन्होंने, ठीक है। पहला प्रश्न है जैसे 12, 15 और 21 के एचसीएफ निकालना है एंड एलसीएम निकालना है, पर उसने क्या बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि वही है जो अभी अपन ने लिखे थे, 26 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड, वही विधि है। तो देखो सोल्व कैसे करोगे आप, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 12, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 12, ठीक है। देखो कर लो, ये 12 है आपका, फैक्टर करो, 2 का गया 6 बार, 2 का गया 3 बार, 3 का गया 1 बार, तो 2 की पावर कितना है 2 इंटू 3 की पावर कितना है 1, ठीक है भाई। इसी प्रकार 15 के करो, 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, क्या आएगा 15 के निकालो, 3 का गया 5 बार, 5 का गया 1 बार, तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 हो गया। ऐसे किसके निकालोगे 21 के अभाज्य गुणनखंड, देखो 21 का निकाल लो, 3 का गया 7 बार, 7 का गया 1 बार, तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब देखो एचसीएफ, देखो अब तीनों संख्याओं का क्या निकालना है बेटा आपको, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ऐसे देखो मैंने 12 का किया उसको रख दिया, फिर 15 का किया इसका रख दिया, फिर 21 का किया ये रख दिया। अब क्या करना है आपको, तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। मैंने क्या बोला था आपको, एचसीएफ क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखो ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको तीनों में, अब तीनों में देखना है एचसीएफ, तो तीनों में देखेंगे वो सबसे बड़ी संख्या जो क्या है तीनों में कॉमन आ रही हो, मिल रही हो, तो देखो 3 की पावर 1 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा ये एचसीएफ 3 की पावर 1, यानी कि 3 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे देखो एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, मैंने क्या बोला था जो कॉमन आ रहा है आपका वो तो लेना ही है आपको, तो 3 की पावर 1 लेना है, ठीक है। अब जो भी बच गए हैं वो भी लेना है, तो 2 की पावर 2 भी आएगा, ठीक है। फिर 5 की पावर 1 भी आएगा, इंटू 7 की पावर 1 भी आएगा, तो देखो 3 की पावर 1 यानी 3, 2 की पावर 4 यानी कि 4, 5 की पावर 1 5 7, तो देखो 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, और 60 को 6 से गिनेंगे 420, कितने आएंगे बेटा 420,
ये क्या आ गया आपका LCM। ठीक है, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 7 छिंग 42 यानी 420। ये क्या हो जाएंगे आपके आंसर। तो एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल। ठीक है, 3 संख्या देंगे तो तीनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और एलसीएम में वो कॉमन वाली तो लेनी है आपको और बाकी बची हुई संख्याएं भी लेनी। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, आगे बढ़ते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप। देखो मैं क्या हूँ भाई, मैं तुम्हें नोट करने का मौका इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस क्लास के माध्यम से सॉल्व करवा। मैं एक एक क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आपका दायित्व है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई। अपने भी जितने फ्रेंड है, क्लासमेट है और भी क्लासमेट है, उन बच्चों को पढ़ने के लिए बोला करो। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है ना भाई। हाँ, सभी को फायदा मिलना चाहिए भाई इस क्लास का। तो आप इस क्लास को शेयर किया करो भाई, है ना। ठीक है, आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। भाई आपके लिए तो कर रहे हैं ये सब, तो हर स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, तभी मेरा पढ़ाना सार्थक है भाई। ठीक है ना, पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, एचसीएफ किसका 306, 657 इक्वल टू 9। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न है आपका कि एचसीएफ है किनका, एचसीएफ ऑफ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको 9 दे रखा है। ठीक है, तो बताओ एलसीएम क्या होगा इन दोनों संख्याओं का। ठीक है भाई, ऐसे निकाल। तो देखो मैंने आपके साथ एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, लिखवाया था मैंने पहली क्लास में। रियल नंबर पढ़ रहे थे अपन बेटा, तो उसमें पहली क्लास में मैंने आपको लिखाया था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो उससे निकालेंगे आप। तो देखो क्या क्या दिया है आपको क्या कि एचसीएफ ऑफ 306,657 इक्वल टू 9। ठीक है, और एलसीएम आपको निकालना है। तो अपने पास एक फॉर्मूला था, क्या था बेटा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी। यहाँ पे ए क्या है आपका, ए बराबर है 306 और बी बराबर है आपका 657। ए और बी संख्याएं होती बेटा जो आपको गिवन होती। ठीक है, तो लगा दो आप। एचसीएफ कितना है आपके पास 9, तो 9 इंटू एलसीएम क्या है पता नहीं हो तो निकालना ही है अपने को बेटा, फाइंड करना है ना। ए कितना है आपका 306 इंटू बी कितना है आपका 657। ये रख दिया, वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन को एलसीएम चाहिए, इसको यहीं रहने दो, पकड़ इसको पकड़ लो बराबर। ये गुणा का है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। 306 इंटू 657 अपोन में कौन आ जाएगा 9। गुणा का कहाँ आ गया बेटा, ये भाग में। अब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखो देखो काट दो इनको, कट रहा है तो 9 से काटा मैंने, 9 तिये 27, 3 बार 27 रहे, लेकिन ये तो 30 है ना, तो 3 बच गए। इसको आगे लगाओ 36 हो गए। फिर 9 से काटो, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो ऊपर कौन कौन बचे 34 इंटू 657। गुणा कर लीजिए आप इसको, 657 को 34 से, 4 से करो पहले, 7 चौक 28 के 8 आ से लगे 2, 4 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 आ से लगे 2, और 4 छिंग 24, 24 और 2 26 इंटू 7 ते 21 का 1 आ से लगा 2, 5 ते 15 और 2 17 के 7 आ से लगा 1, 6 ते 18 और 1 19। ठीक है, 8 3 6 और 7 13 के 3 आ से ले 9 और 3 12 के 2 आ से ले 2। तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे 22 33 और 8। ये क्या हो जाएगा आपका
एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो भाई। ठीक है, आंसर देखिए क्या आपका आंसर सही आ गया क्या। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ आंसर सही आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 तो कर सकते हो आप आसानी से इसको। ठीक है, देखो एचसीएफ ऑफ दो संख्या का एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपने पास फॉर्मूला होता है और ये संख्या क्या होती है, संख्या होती है ए और ये बी, ए और बी। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। एचसीएफ रख दिया आपने, एलसीएम निकालना है और ये संख्या गुणा का कहाँ चला जाएगा बेटा, भाग। 9 से काट दें इनको 34 बार, फिर 34 से गुणा कर दें इनको, क्या आ गया 22 33 8। इस प्रकार इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई, देखो व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि ये और ये क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है, यानी अपने को भाज्य संख्याएं बतानी है और ये क्यों है इसका कारण बताना। तो मैंने बताया था आपको भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर किनको बोलते हैं बेटा, वे संख्याएं जिनके केवल, वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड तो होना चाहिए। कितने, 3 गुणनखंड, 3 फैक्टर होना जरूरी है। और 2 फैक्टर किसके होते हैं, केवल अभाज्य संख्याओं। तो भाज्य बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन संख्याओं के 3 फैक्टर बताने हैं बस। कुल मिला के क्या बताने हैं आपको, इसने बोला कि भाज्य संख्याएं क्यों है, तो क्यों है तो अपने को बताना पड़ेगा कि इनके 3 फैक्टर मिल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ये क्या है आपकी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर है। तो यही बताना है, क्या बताना है, 3 फैक्टर निकाल के बताना। तो देखो पहले इसको ले लो, ये वाली संख्या को, तो 16, ये वाली संख्या को 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखो यहां से क्या दिख रहा है आपको, देखो यहां तक तो ये संख्या गुणा हो रही है बेटा, मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस 13 आ रहा है। तो देखो इस संख्या में 13 आ रहा है और इस संख्या में भी 13, तो 13 को कॉमन ले सकते हैं अपन, 13 को कॉमन, तो 13 बाहर ले लो, 13 को बाहर ले लिया। तो बताओ यहाँ इधर वाली, यहाँ पे कितना बचा, 7 इंटू 11, इस 13 को तो बाहर ले लिया ना अपन ने, तो यहाँ पे कितना बच गया फिर 1, प्लस इस 13 को भी आपने बाहर ले लिया तो 1 बचा, कॉमन ले लिया ना भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ो, 13, अब गुणा करो इनको, 7 को 11 से किया 77, 7 11 77, 77 को 1 से करेंगे तो 77 और प्लस का 1। तो देखो 13, फिर देखो 77 और 1 कितने हो गए, 78। ठीक है भाई, ये हो गया। तो इनके गुणनखंड कितने हो गए, देखो 13, ठीक है, और ये 78 भी हो गया एक फैक्टर। और क्या, इनके गुणनखंड में हमेशा 1 होता है नहीं होता, होता है ना बेटा, होता है सबके। तो 13 हो गया, 78 हो गया और इंटू 1 हो गया। तो कितने फैक्टर हो गए इसके, 1 2 3, 3 फैक्टर मिल गए। इसका मतलब ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। भाज्य के लिए, कंपोजिट के लिए क्या बोला था अपन ने,
कम से कम 3 फैक्टर होना जरूरी है, और अपन ने ये 3 फैक्टर बता दिए। तो देखो यहाँ 13, 78 और 1 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। देयर आर 3 फैक्टर ऑफ द नंबर, ठीक है, 3 गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या, यह भाज्य संख्या है। ठीक है भाई, 3 फैक्टर है इसलिए क्या बोल देंगे इसको, भाज्य संख्या। ऐसे ही इसको निकाल लो, इसके लिए भी निकाल लो। चलो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें। देखो इसमें ये यहाँ तक एक टर्म है, केवल ये यहाँ तक एक टर्म, और ये दूसरी टर्म से 2 पद है ना भाई इसमें। हाँ, तो देखो 5 यहाँ पे भी आ रहा है 5, तो 5 को बाहर ले लो। ठीक है भाई, 5 को बाहर ले लो। तो इधर क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 को बाहर ले लिया आपने, तो क्या बचा, केवल 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इस 5 को बाहर ले लिया आपने, तो क्या बचा 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नहीं है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉमन लिया है बस, 5 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 यहाँ से कॉमन ले लिया बाहर। देखो 5, अब इनको गुणा कर लो, 1 को 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 और 6 चौक 24, 24 को 1 से करेंगे 24, 24 छिंग 24 तो यहाँ तक हो गए, और इन दोनों को कर लो यहाँ तक 24 हो गए, और 7 छिंग 42 ये हो गए। तो 24 को 42 से कर लो आप, 24 को 42 से गुणा, तो 6 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर देखो 4 चौक 16 के 6 यहाँ से ले, 4 दूनी 8 और 1 9, तो देखो 8, 10 की 0 यहाँ से लगे 10, तो कितने आ गए 1008, और प्लस का 1 रह गई। ठीक है, तो देखो 5, फिर देखो 100, एक और जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 भी तो लिख सकते हो। अरे भाई सबके गुणा में 1 होता है, नहीं होता, होता है ना। तो देखो यहाँ पे 5,1009, 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। ठीक है भाई, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, देयर आर 3 फैक्टर ऑफ द नंबर, हिंस दिस इज कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, ये चीज अपन आसानी से बता, यानी कुल मिला के आपको इनके भाज्य बताना है। तो क्यों है, क्योंकि इनके 3 गुणनखंड मिलते हैं, इसलिए ये भाज्य। इसी प्रकार इसके लिए भी बताया 3 गुणनखंड मिलते हैं, इसलिए ये भी भाज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आ सकता है आप। ठीक है भाई, तो ये अच्छे से क्लियर है आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। बोला एक वृत्ताकार पथ है, उसके चक्कर लगा रही है कौन, सोनिया, उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं बेटा। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो कितने समय बाद, यानी कि वो मैक्सिमम टाइम पूछ लिया कि वो अधिकतम कितना समय होगा। तो क्या निकालना पड़ेगा मैक्सिमम के लिए, अपने को एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एलसीएम। तो वो अपन निकाल लेंगे इसके। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो वृत्ताकार मैदान, वृत्ताकार मैदान का
चक्कर लगाने पर, देखो सोनिया को समय लगता है, कितना लग रहा है बेटा? 18 मिनट। कितने मिनट लग रहे हैं बेटा? 18 मिनट। यानी कि एक वृत्ताकार मैदान के चक्कर लगाने में, एक चक्कर में कितना समय लगता है? 18 मिनट। इसी प्रकार रवि को कितना समय लगता है? रवि को समय लगता है, कितना समय लग रहा है एक चक्कर लगाने में? 12 मिनट का समय। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, एक बिंदु, जैसे ये वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, सोनिया यहाँ पे खड़ी हुई है और रवि भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, दोनों चक्कर लगाना एक ही स्थान से शुरू करते हैं और एक ही स्थान पे आके मिल। तो ये पूछ रहा है, अब देखो सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में और रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट। तो बताओ किस समय पर एक साथ मिलेंगे? वो ऐसे पूछ रहा है भाई, एक तो 12 मिनट में ही आ जाता है और एक 18 मिनट, तो इस जगह पे कौन सा एक बिंदु है उस समय पर वो एक साथ मिलेंगे? तो इसके लिए वो अधिकतम टाइम पूछ रहे हो, तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है। तो देखिए अभी देखो 18, देखो यहाँ पे लिखो, एक स्थान पर मिलेंगे, मिलने में समय, कौन से समय पे मिलेंगे? तो क्या करेंगे अपन? 18 के गुणनखंड करो, 18 के गुणनखंड करो। तो देखो 18 के गुणनखंड, 2 का गया 9 बार, ठीक है भाई, 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का 1 बार, तो 2 × 3 की पावर 2। ऐसे किसके करोगे आप? 12 के। तो 12 के अब गुणनखंड, ठीक है, तो 12 के गुणनखंड, तो 12 के कर लो, 2 का गया 6 बार, 2 का गया 3 बार, 3 का गया 1 बार, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 1। अब देखो एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलने में समय, एक साथ कब मिलेंगे वो? देखो क्या निकालोगे? एलसीएम। एलसीएम निकाल लो इनका। तो एलसीएम क्या होगा बेटा? सबसे पहले देखो इसमें एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ तो क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे 2 × 2 × 3, तो ये तो क्या हो जाएगा? ये कॉमन आ रहा है ना, कॉमन वाला तो क्या हो गया आपका? एचसीएफ हो गया। लेकिन अपने को तो एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम के लिए देखो, तो एलसीएम में 2 तो शामिल करना है ये, ठीक है, फिर बची हुई संख्याएं भी शामिल करते हैं, तो ये 2 भी आ जाएगा इंटू, देखो अब ये 3 है ना, 3 हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की 2 बार आ रहा है ना, 3, सॉरी भाई, रुको 1 मिनट, मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा आपका? इसको भी कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3, तो देखो एक तो ये कॉमन आ रहा है आपका और एक ये कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया आपका? 2 × 3, ये तो लेना ही है आपको एलसीएम में, और बच कुछ, और जो भी संख्या रह गई है इसको भी शामिल करना, यानी × 2 × 3 भी आए। मैंने क्या बोला था आपसे? जब भी एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ वाला तो लेना है, तो एचसीएफ में ये भी कॉमन है और ये भी, तो एचसीएफ 6 आएगा इसका, इंटू एलसीएम क्या होगा? फिर जो रह गई संख्या उनको भी ले लो, इन दोनों को भी ले लो। तो देखो 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 36, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे बेटा? वो एक साथ 30 मिनट पश्चात मिलेंगे। कितने मिनट? एक साथ मिलने में समय, यानी 36 मिनट बाद वह मिलेंगे। तो रवि व सोनिया कितनी बार मीट होंगे? सोनिया एक साथ 36 मिनट
बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे? और 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। यानी कुल मिला के क्या निकालना है आपको? 18 और 12 का एलसीएम निकालना, यानी 36 मिनट बाद वो दौड़ना स्टार्ट किया था ना साथ में, तब मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपके खत्म हुई है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और रह रहा है इसका 6 की पावर n वाला, तो मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस कर लूँगा। बाकी ये आपको यहाँ तक समझ में आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई डाउट रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दिया करो भाई, मैं उसको देख लूँगा। और बाकी अगले वीडियो में आपको जो वाला ले रहा है उसको बताएंगे, और अगले वाले नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी को राम राम, सादर वंदे, वंदे मातरम।